एलियन अर्थ सीजन 1 एपिसोड 3। वेंडी जो को बचाने भागते हुए बिल्डिंग के नीचे चली गई। दूसरी तरफ कर्श की टीम शिप में रखे एलियन स्पीसीज को इकट्ठा कर रहे थे। बॉय कैविलियर ने फौरन कर्श को कांटेक्ट करके बताया कि अब इनके मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव चेंज हो गया। कर्श को रेस्क्यू मिशन छोड़कर किसी भी हालत में मैजिनोड में रखे एलियन स्पीसीज को सही सलामत इनके रिसर्च आइलैंड पर लेकर आना था। यहीं कर्श ने कैविलियर को बताया कि वेंडी मिशन ऑब्जेक्टिव छोड़कर अपने भाई को बचाने चली गई। यह सुनकर कैविलियर काफी गुस्सा हुआ क्योंकि वेंडी और बाकी सारे हाइब्रिड्स पर नजर रखना कर्श की जिम्मेदारी थी। डेम सिल्विया और उसके पार्टनर आर्थर को कैविलियर का यह नया ऑब्सेशन बिल्कुल पसंद नहीं आया। बस कुछ ही दिनों में ये लोग हाइब्रिड मॉडल्स को दुनिया के सामने लॉन्च करने वाले थे और अब अचानक से कैविलियर का इंटरेस्ट हाइब्रिड से शिफ्ट होकर एलियन स्पीसीज पर चला गया। बट कैविलियर को लगता है कि मैजिनोड में रखे एलियन स्पीसीज $1 ट्रिलियन एसेट की तरह हैं। हाइब्रिड्स की पहली तो इसने ऑलरेडी सॉल्व कर दी। हो सकता है कि ये नए एलियन स्पीसीज अर्थ पर इमोर्टैलिटी या बायो वेपन का कोई नया रिवॉल्यूशन लेकर आए। वेंडी जो को ढूंढते हुए नीचे लोडिंग बे में चली गई, जहां जेनोमॉर्फ ने जो को एक ट्रेलर में चिपका के रखा था। जो ने वेंडी को चिल्लाकर वार्निंग दी कि यहां मत आना, ये एक जाल है। बट जो के वार्निंग के बावजूद भी वेंडी अपने भाई को बचाने ट्रक के अंदर चली गई। जो को छुड़ाने के कुछ देर बाद ही वहां जीनोमॉर्फ आ गया। पर देख के लग रहा था कि जीनोमॉर्फ का शायद कुछ और ही प्लान था। वेंडी को मारने के लिए वो इतने एफर्ट्स क्यों ही लेगा? जीनोमॉर्फ ने शायद यहाँ जो को फेस हगर का शिकार बनने के लिए बांध के रखा था, वैसे ही जैसे क्वीन जीनोमॉर्फ किया करती है। वेंडी और जो को ट्रक में देखकर उन पर डायरेक्ट अटैक करने की बजाय जीनोमॉर्फ ट्रक की छत पर चढ़ गया। वेंडी ने नीचे से आवाज का पीछा करते हुए उस पर हमला कर दिया। यहीं उन्हें पता चला कि जीनोमॉर्फ के अंदर एसिड ब्लड है। फिर जीनोमॉर्फ ने ट्रक पर रखे ट्रेलर को उंडेल दिया। वेंडी उड़कर ट्रेलर से बाहर गिर गई। जो मीट ट्रेलर में रखा हुक उठाकर वेंडी को ढूंढने चला आया, बट जीनोमॉर्फ ने पीछे से हमला करके जो की छाती में दुम घुसा दी। फिर जीनोमॉर्फ उसके सेकंड मुंह से जो की खोपड़ी कुचलने ही वाला था कि तभी वेंडी उसे हुक से खींचते हुए इस दरवाजे के अंदर ले जाने लगी। इनका प्लान जीनोमॉर्फ को दरवाजे के पीछे लॉक करने का था। जो ने जीनोमॉर्फ के अंदर जाते ही मौका देखकर दरवाजे को बंद कर दिया, बट एकदम लास्ट मोमेंट पर जीनोमॉर्फ ने वेंडी को भी अपने साथ अंदर खींच लिया। जो ने किसी तरह जल्दी जल्दी बटन को रीवायर करके शटर को फिर से खोल दिया। अंदर जाकर जो ने देखा कि वेंडी ने जीनोमॉर्फ का सर काटकर उसे मार दिया था। बट जीनोमॉर्फ के साथ चली लड़ाई में वेंडी भी बुरी तरह से जख्मी हो गई। धीरे धीरे जो भी अपने घाव की वजह से बेहोश हो गया। ओके, वेंडी ये ब्लेड नॉर्मल पेपर कटर से उखाड़ कर लाई थी। अब या तो ये ब्लेड कटाना मैन्युफैक्चरर ने बनाई है या फिर वेंडी के अंदर इतनी ज्यादा पावर है कि वो बेसिक पेपर कटर से भी जीनोमॉर्फ जैसे मॉन्स्टर का सर उड़ा सकती है। दूसरी तरफ स्लाइटली अकेला ऑमलेट की रक्षा कर रहा था कि तभी उसकी नजर चेस्ट बस्टर के स्किन पर पड़ी। सांप की तरह ही चेस्ट बस्टर भी बड़े होने से पहले अपनी स्किन शेड किया करते हैं। शायद ये शेडेड स्किन उस जीनोमॉर्फ की होगी। तभी यहाँ स्मी आ गया, जिसे क्रिश ने स्लाइटली और वेंडी को लाने भेजा था। स्मी और स्लाइटली एक दूसरे को अपने एक्शन एडवेंचर के बारे में बता रहे थे कि तभी पीछे से मोरो ने आकर इन पर बंदूक तान दी। पूछताछ करने के बाद मोरो को पता चला कि वो इस वक्त न्यू सायम सिटी में है, जो कि प्रोडिजी के कंट्रोल में आती थी। 65 साल तक स्पेस में रहने की वजह से मोरो को प्रोडिजी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता था। पहले मोरो को लगा था कि ये दोनों नॉर्मल सिंस होंगे, बट इनकी बच्चों जैसी हरकतें देखकर मोरो थोड़ा कंफ्यूज हो गया। बट इसके बाद ज्यादा टाइम नहीं था। मोरो खुद को फॉरेन सिस्टम एके मदर से कनेक्ट करके शिप का सारा डेटा अपने अंदर ट्रांसफर करने लगा। ट्रांसफर पूरा होते ही शिप का AI यानी मदर ड्राइव से सारा डेटा डिलीट कर देगी। ट्रांसफर के दौरान मोरो कंटिन्यूअसली इन दोनों से बात किए जा रहा था। धीरे धीरे इसका शक यकीन में बदलने लगा कि इन सिंस में कुछ तो गड़बड़ है, मानो इनके अंदर छोटे बच्चों की कॉन्शियसनेस हो। ट्रांसफर पूरा होते ही मोरो ब्लेड से स्लाइटली को धमकाने लगा कि बता आखिर तू क्या चीज है। व्हेन इज अ मशीन नॉट अ मशीन। बट तभी वहां पर कर्श आ गया और ये दोनों जाकर कर्श के पीछे छुप गए। स्लाइटली को छोड़ने से पहले मोरो ने चुपके से उसके गर्दन में ये चिप प्लांट कर दी थी। मोरो ने कर्श को बताया कि किसी भी कंडीशन में यूटाने शिप पर रखी एलियन स्पीसीज प्रोडिजी के हवाले नहीं करने वाली। पर तभी अपने सामने एक एग को ओपन होता देखकर मोरो वहां से कूदकर भाग गया।
क्योंकि फिलहाल इस रूम में सिर्फ मोरो ही पार्ट ह्यूमन था। फिर कर्श एलियन सैंपल समेत वेंडी, जो और जीनोमॉर्फ की बॉडी लेकर नेवरलैंड चला गया। यह देखकर बॉय कैविलियर काफी एक्साइटेड था। स्पीसीज की जांच करने बॉय कैविलियर फौरन लैब में घुस गया, बट तभी कर्श ने उसे चेतावनी दी कि ये अंडे ह्यूमन होस्ट को देखते ही उस पर हमला कर देंगे। कर्श ने शिप से मिले डेटा में जीनोमॉर्फ का पूरा लाइफ साइकिल देख लिया था। कर्श से वार्निंग मिलते ही कैविलियर फौरन लैब से बाहर चला गया। आज से इस रिसर्च लैब में सिर्फ सिंस और हाइब्रिड्स ही जा सकते हैं। कैविलियर बस दूर से इन पर नजर रखेगा। उधर एडम आइन स्लाइटली और स्मी से पूछताछ करने चला गया। एडम को यह जानना था कि छोड़ने से पहले मोरो ने उसके कान में क्या कहा। स्लाइटली ने इसे बताया कि साइबोंग ने उससे पूछा कि व्हेन इज अ मशीन नॉट अ मशीन। दूसरी तरफ सायम सिटी में मोरो ने एक फोन चुराकर यूटानी को कॉल लगाया। फोन पर अननोन लेडी की आवाज सुनकर मोरो थोड़ा कंफ्यूज था। ये ओरिजिनल यूटानी की पोती से बात कर रहा था। 65 साल पहले इसकी दादी अम्मा ने मोरो को डीप रिसर्च मिशन पर भेजा था। एनीवेज, फिर यूटानी से प्रोडिजी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लेकर मोरो ने उसे बताया कि अनफॉर्चुनेटली शिप के सारे एलियन स्पीसीज अब बॉय कैविलियर के कब्जे में हैं। यूटानी चाहती है कि मोरो ब्रीफिंग के लिए अभी का अभी हेडक्वार्टर चला आए, बट मोरो ने उसे बताया कि शिप पर मौजूद एलियन स्पीसीज मोरो का लाइफ वर्क है। वो बिना स्पीसीज को वापस लिए खाली हाथ नहीं लौटने वाला। नेवरलैंड आइलैंड पर कर्ली नामी हाइब्रिड कैविलियर से बात करने चली गई। कर्ली को जानना था कि आखिर वेंडी में ऐसा क्या है जो वो कैविलियर की सबसे फेवरेट हाइब्रिड थी। कैविलियर ने उसे बताया कि वेंडी पहली हाइब्रिड है, इसीलिए उसके साथ कैविलियर का थोड़ा अलग कनेक्शन है। कर्ली का मानना था कि हाइब्रिड्स में वो सबसे होशियार और बेस्ट है। वेंडी को वैसे भी अपने भाई के अलावा किसी और चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं था। कर्ली का एंथुसियाज्म देखकर कैविलियर उससे काफी इंप्रेस हुआ। प्रोडिजी एक जीनियस चाइल्ड को अपने एक्सपेरिमेंट के लिए चूज करने का एक और बड़ा रीजन ये भी है कि बच्चों के पास अनलिमिटेड इमेजिनेशन पावर होती है। कैविलियर ने इसे बताया कि आज से कर्ली भी उसकी फेवरेट चाइल्ड बनने की रेस में शामिल हो गई। यह सुनकर कर्ली काफी खुश थी, बट उस आई ऑक्टोपस वाले इंसिडेंट के बाद से ही मानो निब्स पूरी तरह से बदल गई। निब्स को यह हाइब्रिड सिंथेटिक वाली लाइफ बिल्कुल रास नहीं आ रही थी, और ना ही उसे यह बात पसंद है कि इन्हें जबरदस्ती अपने नाम बदलकर पीटर पैन स्टोरी कैरेक्टर वाले रखने पड़े। निब्स कैसा नाम होता है भाई? और सिर्फ वेंडी को अपना नाम चूज करने की आजादी क्यों मिली? और नाम तक भी ठीक है। जब ये लोग रूल्स फॉलो कर रहे थे तब वेंडी मस्त अपनी मर्जी से शिप में अपने भाई को ढूंढता घूम रही थी। ये भेदभाव क्यों? धीरे धीरे निब्स को उसकी फेक सिंथेटिक बॉडी से भी नफरत होने लगी, मानो वो अपने बचपन वाले ह्यूमन शरीर को मिस कर रही हो। स्लाइटली अकेला अपने रूम में बैठा मूवी देख रहा था कि तभी उसके गले में लगे चिप की मदद से मोरो ने उसे कांटेक्ट किया। पहले तो अचानक से मोरो की आवाज सुनकर स्लाइटली काफी डर गया, बट बाद में मोरो ने उसे शांत करते हुए कहा कि डोंट वरी, वो बस स्लाइटली से दोस्ती करना चाहता है। भोला भाला स्लाइटली मोरो का दोस्त बनने के लिए मान गया। बॉय कैविलियर पर रिसर्च करते हुए शायद मोरो ने सही भाप लिया कि इन सिंस के अंदर वाकई में बच्चों की कॉन्शियसनेस है। सर्च रिजल्ट पर आए न्यूज रिपोर्ट से हमें ये भी इंडिकेशन मिल रहे थे कि बॉय कैविलियर ने हाल ही में किसी अपने को खोया था, मे बी सिबलिंग या फिर पेरेंट। जीनोमॉर्फ के हमले में वेंडी का सिस्टम बुरी तरह से क्रैश हो गया था। इसके पूरी तरह से रिकवर होने तक डेम सिल्विया उसके पास ही बैठी रही। सिस्टम रिकवर होते ही वेंडी उठकर किसी आवाज का पीछा करते हुए चुपके से रिसर्च लैब की ओर चली गई। लैब के अंदर कर्श, कर्ली और टूडल के साथ एलियन एग पर रिसर्च कर रहा था। दूसरे रूम में जो की सर्जरी चली थी। जो को बचाने के बाद सर्जन ने उसका एक लंग निकालकर कंटेनर में रख दिया। कर्श ने अंडे में से फेसहगर को निकालकर उसे शॉक देकर डिसेबल कर दिया। जैसे जैसे कर्श अपना एक्सपेरिमेंट आगे बढ़ा रहा था, वैसे वैसे वेंडी के कानों में गूंज रही आवाज और इंटेंस हुए जा रही थी। वेंडी किसी तरह खुद पर कंट्रोल करके लैब के अंदर घुस गई। तभी कर्श ने फेसहगर के अंदर से जीनोमॉर्फ का पैरासाइट निकालकर एक ट्यूब में डाल दिया। एलियन की चीखें अब वेंडी के कंट्रोल से बाहर होने लगी और वो वहीं बेहोश होकर गिर गई। फिर कर्श ने फेसहगर से निकले पैरासाइट को इस कंटेनर में डाल दिया। देखते ही देखते वो पैरासाइट जो के लंग में घुस गया। यानी ये लैब के कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जीनोमॉर्फ बना रहे हैं। गुड लक विद दैट। और यहाँ होता है एपिसोड 3 खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे।
Thank you very much for watching, and I'm hoping to see you in my next one.